आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन आपको पता ही होगा हमारे देश के राष्ट्रपिता और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती है। और उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप भी महात्मा गांधी जी के जीवन से बहुत प्रभावित हुए होंगे या उनके जीवन से उनके विचारों से प्रभावित होकर के सुमार्ग पर चले और अच्छे कर्म करें, ऐसी हमारी कामना है। और इसी के साथ एक महान व्यक्तित्व का भी जन्म है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, तो हम उनको भी याद कर रहे हैं। वो भी एक यशस्वी प्रधानमंत्री है देश के और उन्होंने भी हमारे देश के विकास में बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन दोस्तों, वे आजादी के बाद के प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्होंने अच्छे काम किए। अपने कार्यकाल के दौरान भारत को, जो भारत चीन का युद्ध था उसके दौरान अपनी बेहतर छवि बनाए रखी, अच्छे काम किए थे उन्होंने। लेकिन आज जो हमारा प्रमुख दिवस है वो सबसे बड़ा दिवस है दोस्तों, गांधी जयंती का। गांधी जयंती क्या है? देखो, इस दिन महात्मा गांधी या बोले तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? वो सारी चीजें उनके जीवन परिचय से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम में जो हिस्सा था, दक्षिण अफ्रीका में जो हिस्सा था, इंग्लैंड में क्या किया, पूरा जीवन संघर्ष पढ़ेंगे दोस्तों उनका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर और आप सभी को तहे दिल से महात्मा गांधी जयंती की बधाई देता हूं तथा उम्मीद करूंगा आप भी उनके जीवन से प्रेरित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। चलो दोस्तों, देखो, महात्मा गांधी की जयंती है और उस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और 2 अक्टूबर दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जीवन परिचय और पूरा जीवन जो संघर्ष है वो हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे, पूरा यहाँ पर डिटेल से बताएंगे। चलिए दोस्तों, देखिए इनका नाम क्या था। इनका नाम था दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा कक्ष के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उस दौरान इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी। कि एक साधु, बताओ, एक साधु का रूप था इनका, निहत्थे थे और अपने स्वयं सेवकों के कंधों के सहारे चल रहे थे, पूजा करके आ रहे थे, प्रार्थना सभा को संबोधित करके आ रहे थे और उस निहत्थे महान संत पर उस दुष्ट व्यक्ति ने दोस्तों प्रहार कर दिया, गोली मार कर इसकी हत्या कर दी दिल्ली के बिरला हाउस में दोस्तों। इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी। इनके पिताजी करमचंद गांधी थे और इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में दीवान थे। ब्रिटिश सरकार में पोरबंदर रियासत के दीवान थे इनके पिताजी। इनकी मां जो थी पुतलीबाई, वो एक गृहिणी महिला थी, साथ साथ समाज सेविका भी थी। और इनकी जो पत्नी थी दोस्तों वो कस्तूरबा थी। कौन थी? इनकी पत्नी कस्तूरबा बाई थी और बहुत ही अल्प समय में 11 वर्ष के आसपास की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये इनका जीवन परिचय एक तरह से। और अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथा उच्चय, अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथा उच्चय, ये इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा हमारा परम धर्म है लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी भी है। ये पूरा श्लोक है ना, कि जो ये बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म है।
ये आधा श्लोक है दोस्तों, पूरा श्लोक बोलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मे, धर्मे तथैव च हिंसा च, यानी जहां धर्म के लिए अगर हिंसा की गई है तो वहां पर हिंसा जरूरी है, धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना जरूरी है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों एक प्रमुख नारा भी दिया था, करो या मरो, करो या मरो का इन्होंने एक प्रमुख नारा भी दिया था दोस्तों। ये इनका जीवन परिचय हम आपको बता रहे हैं। और ये इनको जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था 1944 में दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1944 में रंगून रेडियो पर इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया गया था दोस्तों। फादर ऑफ नेशन क्या बोला गया था? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको राष्ट्रपिता बोला गया था। और इनका महात्मा किसने नाम रखा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका नाम महात्मा रखा था। एक तरह के साधु का बेस था इनका, सादा जीवन उच्च विचार, ये इनके क्या थे? फैक्ट थे, बिल्कुल एक सादा जिंदगी जीना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं इनका जो जन्म के बारे में पढ़ लिया, मृत्यु के बारे में पढ़ लिया, माता पिता के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। और 1983 में 13 साल की उम्र में 15 वर्षीय बालिका कस्तूरबा से इनका विवाह कर दिया गया था दोस्तों। और 1885 में इनकी पहली संतान हुई थी। 1885 में इनकी पहली संतान हुई थी और उसी साल 1885 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके बाद इनके 4 संतान हुई और 4 संतान में दोस्तों इनके हरिलाल जो गांधी थे, 1888 में हरिलाल जो गांधी थे पहले बड़े बेटे थे दोस्तों। फिर उसके बाद में मणिलाल गांधी 1892 में दूसरे बेटे थे। रामदास गांधी 1897 में चौथे बेटे थे इनके। और देवदास गांधी दोस्तों 1900 में इनके चौथे बेटे थे। तो ऐसे इस प्रकार इनके 4 बेटे थे 5 बेटे थे। जो पहले बेटा था बड़ा, 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और उसी साल उनके पिताजी जो ब्रिटिश रियासत के एक दीवान थे, पोरबंदर रियासत के दीवान थे, उनकी भी उसी साल मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो देखो कितना बड़ा संकट आया होगा महात्मा गांधी जी के ऊपर, अपनी पहली संतान की मृत्यु हो जाना और उसी समय कुछ ही दिनों बाद अपने पिताजी की मृत्यु हो जाना, यानी एक पिता का हक खोना और पिता को खोना, इससे बड़ा दुख और क्या होगा दोस्तों। तो ये इनका प्रारंभिक जीवन था। और इन्होंने अपने बचपन के दिनों से ही पढ़ाई लिखाई में एक औसत विद्यार्थी रहे दोस्तों, लेकिन हमेशा सत्यवादी रहे। हमेशा इन्होंने सत्य के आधार पर अपने जीवन की नींव रखी कि जब भी बोलेंगे हमेशा सच बोलेंगे, किसी के सामने झुकना नहीं है झूठ के लिए, तो सच के सामने झुकेंगे, झूठ के सामने कभी झुकना नहीं है। और इन्हीं बातों पर तर्क वितर्क करते हुए कभी इनके अध्यापकों से इनकी बहस भी हो जाया करती थी दोस्तों। महात्मा गांधी एक बिल्कुल सादा जीवन के व्यक्ति थे, युवा थे। और बचपन में इनका नाम हमने आपको बताया मोहनदास करमचंद गांधी था दोस्तों। और विद्यालय जीवन से ही कुशल वक्ता थे, पढ़ाई में एवरेज थे लेकिन एक कुशल वक्ता थे और सामाजिक कार्य सरोकारों में भाग लिया करते थे और अपने देश के हालातों को धीरे धीरे वो समझने लगे थे दोस्तों। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी दोस्तों 1887 में इन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों ये बैरिस्टर की इन्होंने वहां पर अहमदाबाद से उत्तीर्ण किया था। और उसके बाद अपने स्वास्थ्य या फिर जो गृह वियोग था उसके कारण अपनी पढ़ाई से थोड़े विचलित हुए, स्वास्थ्य भी खराब हुआ, थोड़े फैमिली लाइफ से डिस्टर्बेंस रहे थे दोस्तों। और फिर विदेश में गए थे इन्होंने, विदेश में ब्रिटिश में लंदन में जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई की और वहां पर वकालत की थी दोस्तों। और वहां पर काफी समय तक वकालत की, लेकिन 1893 में जब इनको अपनी मां की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ दोस्तों, 1893 में जब इनको अपनी मां की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वो वापस लौट करके भारत आ गए। भारत आ गए थे दोस्तों। और भारत कब लौट करके आए थे, यहां पर हम आपको जिक्र करेंगे दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों दक्षिण अफ्रीका भी ये 1893 में गए थे दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए और 1914 तक वहां रहे। 21 वर्ष तक का जीवन काल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक भीषण समस्या थी, वहां पर नस्ल भेद की बहुत बड़ी समस्या थी और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था दक्षिण अफ्रीका। वहां भी जो हमारे भारत के मूल वंशी थे, वहां के जो काले रंग के लोग थे, तो गोरे लोगों का वहां पर शासन था, गोरे लोगों का वहां पर शासन था। तो वहां पर भी इन्होंने दोस्तों सामाजिक प्रकार के आंदोलन चलाए, अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, उनको लड़ना सिखाया, वहां के लोगों को प्रेरित किया। और उसी प्रेरणा से दक्षिण अफ्रीका के दूसरे गांधी जी जन्मे थे, नेल्सन मंडेला। और 10 मई को वहां भी दोस्तों उन्होंने आजादी दिलवा गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना प्रमुख हिस्सा दिया। दोस्तों जीवन काल के 21 वर्ष कम नहीं होते हैं। अपने जीवन काल के 21 वर्ष एक वकील के रूप में, वकालत के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में और एक राष्ट्र नेता के रूप में वहां के लोगों के बीच में काम किया, उनको प्रेरित किया और आजादी दिलाने में उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। और एक बार का किस्सा भी था, वो ट्रेन में जा रहे थे और उनके पास फर्स्ट एसी क्लास का टिकट था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की बात है। लेकिन काले रंग के होने के कारण वहां के जो अन्य यात्री थे गोरे रंग के, उन्होंने उनको थर्ड क्लास में बैठने को कहा कि आप थर्ड क्लास में बैठिए, आप काले हो, इंडियन हो, आप हमारे साथ सवारी नहीं कर सकते। तो उस चीज पर दोस्तों जिद गए। पहले ये सत्य के पुजारी थे, अहिंसा पुजारी थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास फर्स्ट एसी क्लास में टिकट है तो मैं तुम्हें बैठूंगा। और उसी बीच दोस्तों उस झगड़े में, उस वार्तालाप के दौरान मान लो, झगड़े के दौरान मान लो, जो भी वहां पर जो बातचीत उस दौरान उन गोरे लोगों ने इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तो उस चीज का भी प्रभाव बहुत पड़ा था इनके ऊपर जीवन में। और उस चीज को लेकर भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत संघर्ष किया था नस्लभेद के खिलाफ दोस्तों। और फिर वहां उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ आंदोलन किए, भारतीय मूल के लोगों को न्याय दिलाया। और सन 1914 में दोस्तों वो क्या है, भारत लौट आए थे। 1914 में भारत वापस लौट आए, ठीक है दोस्तों। और भारत जब जब लौटे तो उस समय वो एक उदारवादी कांग्रेस के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रेरित हुए, उन्होंने इनको मनाया कि हमारे देश के हालात ऐसे हैं, आप एक बहुत मान पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको समझ है कानून की, तो क्यों ना आप हमारे देश के आंदोलनों में जुड़िए, स्वतंत्रता संग्राम में जुड़िए, हिस्सा लीजिए, यहाँ के लोगों को प्रेरित कीजिए। और उस दौरान दोस्तों उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हो गए और देश के प्रमुख आंदोलनों में उन्होंने दोस्तों भाग लिया। और उतने प्रभावित हुए उनके विचारों से कि एक प्रमुख हिस्सा भारत को आजादी दिलाने में इनके जीवन काल का एक प्रमुख हिस्सा रहा। ये अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों और ये नरम दल के नेता थे, इनको नरम दल का नेता भी माना जाता था। ये श्याम दाम दंड भेद की नीति को छोड़ करके अहिंसा के रूप में आगे चलते और अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा लेते, प्यार प्रेम के भाव से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1994 के दौरान भारत वापस लौट आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष, उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो 1916 से दोस्तों 1945 का जीवन काल उनका देखा जा सकता है दोस्तों। 1916 से 1945 का यानी 29-30 वर्ष, फिर उन्होंने अपने जीवन के 29-30 साल भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनके प्रमुख आंदोलन थे दोस्तों, उनके प्रमुख आंदोलन थे 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह कि वहां के जो किसान थे, नील की जो खेती थी उनको बर्बाद कर दिया गया, कर लगा दिया गया दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारी कर। तो वहां के किसानों को उन्होंने प्रेरित किया और उनसे उन्होंने बातचीत की और वहां पर चंपारण में खेड़ा सत्याग्रह का उन्होंने शुरुआत 1918 में दोस्तों कर दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में शुरू हुआ था। 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत कर दी थी दोस्तों। और खिलाफत आंदोलन क्या था, एक तरह से जो कांग्रेस
में मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोगों के जो बीच मनमुटाव था उनको भी इन्होंने दूर किया, और उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी थी मुसलमानों के बीच में, उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी दोस्तों खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन क्या था? एक विश्वव्यापी आंदोलन था। जो खलीफा थे, मुसलमानों के जो महान व्यक्ति थे खलीफा, उनके खिलाफ दुनिया होने लगी थी, तो उनमें उन्होंने मुसलमान भाइयों का साथ दिया, उनका समर्थन दिया, तो उससे उनका दिल भी जीता और उनके साथ रहे। तो उन्होंने उस विश्वव्यापी आंदोलन में अपनी प्रमुख पहचान बनाई और एक प्रमुख नेता बनकर के उभरे थे उस आंदोलन के। मुसलमानों का पक्ष लेते हुए विश्व भर में एक अपनी प्रमुख, एक प्रखर नेता की, एक महान व्यक्तित्व की पहचान उस खिलाफत आंदोलन से उनकी बाहर आई थी दोस्तों। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी दोस्तों 4 सितंबर 1920 में। भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रमुख आंदोलन माना जाता है दोस्तों इसको। 4 सितंबर 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। लेकिन 1922 में एक चोरा चोरी कांड हो गया था दोस्तों। एक चोरा चोरी कांड हो गया था कि किसी पुलिस थाने पर कुछ भारत के क्रांतिकारी वीरों ने वहां पर आग लगा दी या कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया, और वैसे कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे ये बहुत आहत हुए, और आहत होकर के सन 1922 में इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इनके ऊपर दबाव दिया गया, और फिर उसके बाद दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 6 वर्ष तक इनको कारावास में आजीवन कैद या 6 वर्ष का कैद इनको सुना दिया गया, और उस दौरान फिर वो जेल में रहे। और जब, लेकिन उस दौरान जब इनके थोड़े स्वास्थ्य के कारण इनको रिहा कर दिया गया 4 वर्ष बाद, और फिर ये कम से कम तकरीबन 4-5 साल तक मूवमेंट से, आजादी के जो संघर्ष थे, आंदोलन थे, उन सभी सामाजिक जीवन से थोड़ा दूर हो गए थे दोस्तों। उसके बाद स्वराज और नमक सत्याग्रह दोस्तों इन्होंने 12 मार्च 1930 से शुरू किया था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और एक कलकत्ता में अधिवेशन भी होता दोस्तों, कलकत्ता में एक अधिवेशन भी होता दोस्तों 1928 में। उस दौरान भी इन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया था और भारत की ओर से एक मजबूत पक्ष रखा था दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नमक सत्याग्रह दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था दोस्तों? ये देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में चलाया गया जो नमक सत्याग्रह था दोस्तों। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 1930 में चलाया गया दोस्तों। और इस दौरान अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक 388 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की थी किसने? महात्मा गांधी ने। और उनके पीछे लाखों भारतीय लोग, महिला पुरुष छोटे बच्चे सब चल दिए दोस्तों। जब उनको पता चला कि महात्मा गांधी जी इतनी विशाल यात्रा निकाल रहे हैं। और नमक सत्याग्रह का मतलब था दोस्तों अपना खुद का नमक बनाना, अपने देश का नमक बनाना दोस्तों। और हमने बात की थी दोस्तों एक असहयोग आंदोलन की, तो उसमें यह था कि नॉन कोऑपरेशन के दौरान इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलवाई थी। भारतीय लोगों को जो विदेशी सरकार के अधीन नौकरी कर रहे थे, उनकी कॉलेजों में पढ़ रहे थे, स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिस तरीके से भी भारतीय लोग अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, उन सब पदों को त्यागने के, सब कामों को छोड़ने की इन्होंने सलाह दी थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। और नमक सत्याग्रह में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? नमक, दांडी की जो वहां पर खारी पानी की झील थी, वहां से नमक बनाने का निर्माण शुरू किया था और कहा था कि हम अपना स्वदेशी नमक अपनाएंगे और अपने देश को, छोटे छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने दोस्तों वहां पर महिलाओं पुरुष से सूत काटने के भी कहा कि जितना हो सके, हमारा भारत देश कपास का बहुत धनी रहा है, कपास शुरू से बहुत, उस समय बहुत ज्यादा उगाया जाता था, तो उन्होंने कहा कपास से हमको ऊनी वस्त्र बनाने चाहिए, सूत काटने चाहिए और खादी वस्त्र बनाने चाहिए दोस्तों। और इन्होंने खादी पर भी बहुत जोर दिया था। तभी तो कहा जाता था कि बिना लाठी डंडा के एक चरखे से आजादी दिला दी। तो ये तो एक बात है दोस्तों, कहने की बात है, वरना चरखे से तो आजादी नहीं मिली। खैर, फिर वो वीर कौन थे जो 20-20 साल के वीर, 20-22 साल के वीर जो उस आजादी के वतन के लिए दोस्तों फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते झूल गए दोस्तों। लाखों भारतीय आजादी के संग्राम में मारे गए। हाँ, भूल गए क्या दोस्तों उसको? लाहौर का जो कांड हुआ था उसको भूल गए क्या दोस्तों? हाँ, अमृतसर पंजाब में जो कांड हुआ था, न जाने कितनी जगह पर कितने लोगों को मारा गया था। तो उनके भी दोस्तों क्रांतिकारियों ने बहुत बलिदान दिया था। महात्मा गांधी जी तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे दोस्तों। आंदोलन की शुरुआत तो 1857 से हो चुकी थी।
तो ऐसे नहीं कह सकते कि हमें एक चरखे से आजादी मिल गई। हम मानते हैं कि उनका जीवन काल बहुत बड़ा था और जीवन काल के दौरान आजादी के संघर्षों में इन्होंने बहुत भाग लिया। इस चीज को मानते हैं, इस पक्ष को मानते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया आजादी के लिए, फांसी पर चढ़ गए, परिवार को त्याग दिया, बहुत यातनाएं सही दोस्तों, काले पानी की यातनाएं सही, काल कोठरी की यातनाएं सही दोस्तों, कोड़ों की यातनाएं सही, अंग्रेजों के द्वारा तोपों से बांधकर भी उड़ा दिया जाता था। तो उन वीर शहीदों को भी नहीं भूल सकते हम, उनको भी नमन है जिन्होंने इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज तो महात्मा गांधी जी का दिन है। देखो 1931 में गांधी जी और इरविन का एक समझौता किया गया था दोस्तों, पूरा पैक्ट मान लो उसको एक तरीके से। उसमें गांधी इरविन का एक समझौता हुआ था कि भाई ये जो आप कॉर्पोरेशन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, इसको थोड़ा थमाओ, आप हम कोऑपरेट करेंगे आपके लिए, लेकिन आप जो उग्रवादी हैं आपके दोस्तों, उग्रवादी नहीं कह सकते दोस्तों, क्रांतिकारी थे, वीर क्रांतिकारी थे, वतन के लिए लड़ रहे थे। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी का साथ लेना चाहा अंग्रेजों ने, और उन्होंने कहा कि हम आपका पक्ष रखेंगे आगे ब्रिटिश हुकूमत में जाकर के। और दोस्तों 30 जनवरी 1930 के दौरान, 26 जनवरी 1930 के आसपास उन्होंने लाहौर में भारत का झंडा भी लहरा दिया था दोस्तों। और उसके बाद उग्र भी हो गए थे लोग, दांडी मार्च निकाला, यात्रा की, असहयोग आंदोलन किया, पूना पैक्ट हुआ, तो इन सब चीज के दौरान दोस्तों अंग्रेज घबरा गए थे। तो इन्होंने महात्मा गांधी को अपना हथियार बनाना चाहा और इस समझौते को उन्होंने किया। फिर दोस्तों उन्होंने 1934 में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और कांग्रेस के स्थायी सदस्य से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। 1934 में उन्होंने कांग्रेस के स्थायी सदस्य स्थापित दे दिया इस्तीफा। उस दौरान फिर उन्होंने अंग्रेजों को धमकी दिया कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं फिर से असहयोग आंदोलन चला दूंगा, मैं फिर से असहयोग आंदोलन चला दूंगा। और दोस्तों उस दौरान गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक महान व्यक्तित्व था, उनका अपने आप में एक वजूद था। आज की तारीख में बोले तो ब्रांड थे, ब्रांड, पूरी दुनिया भर में ब्रांड थे दोस्तों। और एक बार की बात है कि जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश उस समय दुनिया के एक तिहाई विश्व पर, एक तिहाई दुनिया पर राज करता था। और उस समय के राजा हुआ करते थे दोस्तों जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम था, चर्चिल था, और बहुत सारे ऐसे राजा थे वहां के जो ब्रिटिश थे, और चांसलर बोल दो वहां करके दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें, हुकूमतें ब्रिटिश की, और पूरी दुनिया पर लगभग 75% दुनिया पर राज कर रहे थे। तो इनको एक नंगा फकीर भी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? गांधी जी को नंगा फकीर भी कहा जाता था। तो जब इनकी बातें, इनका प्रभाव यहाँ के लोगों पे पड़ा, तो ये बातें ब्रिटिश हुकूमत में दोस्तों आगे तक पहुंची, हाँ, लंदन तक पहुंची, जॉर्ज पंचम तक पहुंची। तो उन्होंने कहा कि एक साधु के रूप में एक व्यक्ति है जिसने लोगों को इतना प्रभावित किया है कि वो हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ होता जा रहा है। और जब इनको मिलने के लिए जॉर्ज पंचम ने बुलाया, तो उस समय वहां के जो अधिकारी लोग थे, जॉर्ज पंचम के जो सैनिक थे, मंत्री थे, जिन्होंने जो भी थे, वो गांधी जी को ले जाते समय बोला कि देखो आप एक राजा से मिल रहे हो, और वो जो जॉर्ज पंचम में छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, पूरी दुनिया का राजा है इस समय। तो उनका कुछ प्रोटोकॉल है, उनसे मिलने का कुछ टाइमिंग है, कुछ तरीका है। तो आप अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे तरीके से नहा धो करके, कपड़े पहन करके, सज धज करके उनसे आप मुलाकात कर सकते हो। गांधी जी ने मना कर दिया कि किसके सामने कपड़े पहनूं मैं, इसने मेरे पूरे देश के कपड़े उतरवा दिए, मेरे देश को नंगा कर दिया, और आज मैं जो इस वेश में हूं अपने देश के वजह से हूं। यदि मेरे देश के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो मैं अच्छे कपड़े पहन करके अपना जीवन कैसे बिता सकता हूं। उसी दौरान दोस्तों वे एक धोती, लंगोट धोती में नंगे, आधे नंगे के रूप में जॉर्ज पंचम के पास जा पहुंचे। और जॉर्ज पंचम को हैरानी हुई कि इतना महान व्यक्तित्व कौन हो सकता है जो एक दुनिया के, विश्व के राजा से टकराएगा। और जब उनकी मुलाकात हुई तो वास्तव में जॉर्ज पंचम ने बहुत प्रभावित थे उनकी बातों से, उनके विचारों से, और एक बहुत ही आराम से मुलाकात हुई, सुखद मुलाकात की उन्होंने जॉर्ज पंचम से, और उनसे साफ कह दिया, देखो भाई आप राजा हो पूरी दुनिया के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप अपनी प्रजा को, क्योंकि भारतीय भी उस समय उन्हीं की प्रजा थी, आप अपनी प्रजा को इस प्रकार से अत्याचार करोगे, दुर्गम व्यवहार करोगे, या हमारे लोगों के जो अधिकार है उनको छीन लोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को साफ साफ संकेत कह दिया दोस्तों कि अब तो आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, हमारे दो लोगों में बहुत आक्रोश है और मैं उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता।
क्योंकि नरम दल से ज्यादा दोस्तों गरम दल हो गया था, है ना। स्वराज की मांग होने लगी थी दोस्तों, समय स्वराज की मांग होने लगी थी, करो मरो का नारा दे दिया था, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दोस्तों वहां पर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। तो उस समय उन्होंने मुलाकात की थी, और 1935 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई दोस्तों। अभी जिक्र किया था 1935 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ने अपने सिपाहियों से, अपने सैनिकों से ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने की अपील की थी कि हम इनका साथ देंगे ब्रिटिश का, इसका इंपैक्ट आगे पड़ेगा और वो कुछ हमारे लिए रियायत करेंगे, और हो सकते हैं तो हमारे देश को मुक्त या आजाद भी कर देंगे। उसी दौरान दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई कि अंग्रेजों तुम्हारा दमन बहुत सहा 200-250 साल से, अब तो आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उनको जो जीवन काल था उसको हमने जाना, महात्मा गांधी जी के जीवन काल को, और आपको पता ही है फिर उन्होंने बहुत हिस्सा लिया आजादी में। और जब वो बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में 30 जनवरी 1948 की बात है दोस्तों, वहां से सभागृह के प्रार्थना कक्ष को संबोधित करके आ रहे थे, तब नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी निर्मम हत्या कर दी गई दोस्तों, गोली चला करके इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी का जीवन नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी एक विचार है, एक व्यक्तित्व नहीं, एक विचार है। एक शरीर चला गया, उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके जो विचार है, उनके जो कर्म वाणी है, उनका जो हमेशा आश्रम में रहते थे, जानवरों के प्रति लगाव था, न जाने कितनी कहानियां हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में। वो एक तरह के हमारे क्या है, एक प्रेरणा है हमारी कि वास्तव में अहिंसा से भी सामने वाले का दिल जीता जा सकता है दोस्तों। अपनी वाणी को नम्र रखिए दोस्तों, नरम रखिए, आंखों में शर्म रखिए, है ना, और जुबान को दोस्तों नरम रखिए, वाणी को नरम रखिए, जुबान को नरम रखिए, आंखों में शर्म रखिए। एक अहिंसा के पुजारी के रूप में इनको माना जाता था दोस्तों। करो मरो का नारा दिया, बहुत से आंदोलनों में साथ दिया, कुछ आंदोलन उन्होंने भी चलाए, और वक्त वक्त पर इन्होंने देश के वासियों को टूटने से बचाया, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने का राह सिखाई, लोगों को जोड़ा। हाँ, कुछ लोग इनके खिलाफ थे, इनके विचारों के खिलाफ थे, वो इसलिए थे कि जो अकेले महात्मा गांधी जी इस प्रकार से आजादी ले सकते हैं क्या। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जो उनके खास व्यक्ति थे, वो भी थोड़े इनसे रूठ जाया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इनसे रूठ जाया करते थे जब इन्होंने हरिजन शब्द का उपयोग किया, है ना, कि तो इन्होंने तो कहा भाई हरिजन का मतलब हरि के जन, हरि के लोग, और भीमराव अंबेडकर जी ने उनको थोड़ा उल्टा ले लिया। तो उनके बीच में मनमुटाव होते रहते थे दोस्तों। जब आजादी का वक्त आया 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उस समय दोस्तों इन्होंने उस चीज से दूरी बना ली। देखो आजाद तो हो गया था देश, लेकिन उन्होंने अपना कोई क्रेडिट नहीं लिया, अपना भाग नहीं लिया कि भाई मेरी वजह से देश आजाद हुआ है। वो अपने आश्रम में मस्त रहते, वहीं सूत काटते, अपने जो पशु पक्षी जानवर थे पाल रखे थे उनके साथ रहते, अपने भक्तगणों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ प्रार्थना करते। और उनका दोस्तों एक प्रमुख भजन भी था, रघुपति राघव राजा राम, कपि पतावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये दोस्तों अक्सर ये गाया करते थे और सुना भी करते थे इस भजन को। तो इनका जीवन काल को जितना आप बोलोगे, जितना आप सुनना चाहोगे इस महान व्यक्ति को, इस महात्मा गांधी की शख्सियत को जितना आप पहचानना चाहोगे दोस्तों, उतना कम है। महात्मा गांधी वो जीवन है दोस्तों कि हमारा एक जीवन कम पड़ जाए इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए दोस्तों, वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। हाँ, ये बात अलग है कि आज की बात जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहते, कमेंट नहीं करना चाहते किसी राजनीतिक पार्टी पर, राजनीतिक दल पर या व्यक्ति विशेष के ऊपर, लेकिन आज के दौर में दोस्तों महात्मा गांधी जी को बदनाम बहुत किया जा रहा है, इनका मजाक बहुत बनाया जा रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर। तो ऐसे भी बुरे भी नहीं थे ये कि आज इनको मजाक बना के रख दिया दोस्तों। ये राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन थे, ऐसे नहीं बने थे फादर ऑफ नेशन। राष्ट्रपिता कह करके इनको ऐसे संबोधित नहीं किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 रंगमंच रेडियो में। कुछ इनके अंदर व्यक्तित्व था, कुछ इनकी जीवन शैली थी, कुछ इनके ऐसे विचार थे जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो गई थी, पूरी दुनिया को प्रभावित थे। हाँ, मानते हैं कि
अपने देश के अंदर कुछ इनके खिलाफ होंगे लोग, लेकिन पूरी दुनिया भर महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। और जब आजादी के बाद लोग देश विदेशों में जाने लगे तो वे कहते थे हम गांधी के देश से आए हैं, हम गांधी के देश से आए हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके जो अनुयायी थे, चेले मान लो, प्रिय शिष्य मान लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ, तो ये इनके बहुत अच्छे भक्त थे, इनको एक तरह के शिष्य थे और अपनी राय इनके साथ करते थे, राजनीतिक पक्ष रखते थे, सोच विचार करते थे इनके साथ में, भाई देश को हमको कैसे आगे ले जाना है, किस प्रकार से क्या करना है। तो इनका जो जीवन है बहुत बड़ा जीवन है दोस्तों, जितना बताओ जितना सुनो उतना ही कम है। ऐसे शख्सियत थे महात्मा गांधी। तो मैं इनकी जयंती पर दोस्तों आपको फिर से याद दिलाता हूं कि 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर तटीय शहर में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे जी द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी दोस्तों एक जीवन नहीं, एक जीवन काल है। कई जीवन कम पड़ जाएंगे इस महान संत को, इस महान महात्मा को जानने के लिए, इनके आदर्शों पर चलने के लिए, इनके विचार को जानने के लिए, महात्मा गांधी शब्द को पहचानने के लिए। ये एक शरीर तो चला चुका है दोस्तों, लेकिन इनके विचार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है दोस्तों। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। यदि मेरे इस वीडियो में आपको कोई बात ऐसी लगी जिससे आपको आहत हो तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे हमने कोई बात की नहीं है। हमने तो एक महान विशाल शैली, महान जीवन काल के व्यक्ति को हमने याद किया है उनकी जन्म तिथि पर दोस्तों। तो आपसे आगे लेना चाहेंगे कि हम अपनी वाणी को यहीं विराम करें और महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों पर चले, उनके विचारों से प्रेरित होए और अपने जीवन को मंगलमय बनाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।